धुंध से घिरे क्लूमविक गांव में, जहां कोहरा धरती को एक भारी कंबल की तरह जकड़ लेता था और रातें अंतहीन लगती थे, एक ऐसी कहानी प्रचलित थी जिसे हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानी थी मोमबत्ती वाले आदमी की, एक रहस्यमयी आकृति जो केवल घोर अंधेरी रातों में एक टिमटिमाती मोमबत्ती लिए प्रकट होता था। बुजुर्ग तभी आवाज में कहते थे कि जो भी मोमबत्ती वाले आदमी के संपर्क में आता था वो फिर कभी दिखाई नहीं देता था। उसकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी निरंतर चलती मोमबत्ती के मोम में कैद होकर रह जाती थीं। थॉमस एक चंचल स्वभाव और रोमांच की प्यास वाला लड़का था, जिसकी वजह से अक्सर वो मुसीबत में पड़ता रहता था। उसने मोमबत्ती वाले आदमी की कहानी कई बार सुनी थी, जो चूल्हे के पास बैठे हुए डरे हुए ग्रामीणों द्वारा दबी आवाज में सुनाई जाती थी। लेकिन दूसरों के विपरीत थॉमस को कहानी से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उसमें दिलचस्पी लेता था। वो ये जानने के लिए बेताब था कि क्या ये अफवाह सच है, क्या मोमबत्ती वाला आदमी सचमुच मौजूद है या सिर्फ बच्चों को बिस्तर पर सुलाने के लिए सुनाई जाने वाली एक और भूतिया कहानी है। एक रात जब घना कोहरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रहे थे, थॉमस ने अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला कर लिया। उसने गांव के लोगों के सो जाने और खिड़कियों की मोमबत्तियां बुझ जाने के बाद इंतजार किया और फिर हाथ में एक छोटी लालटेन लिए चुपके से घर से निकल गया। सड़कें सुनसान थी, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस गीले पत्थरों पर थॉमस के कदमों की हल्की चरमराहट सुनाई दे रहे थे। जैसे जैसे थॉमस सुनसान गलियों में घूमता गया, उसे अपने शरीर में एक सिहरन महसूस होने लगी। हर कदम के साथ कोहरा घना होता जा रहा था, मानो किसी जिंदा चीज की तरह उसके चारों ओर घूम रहा हो और आगे का रास्ता धुंधला कर रहा हो। गांव के घर धुंध में से भूतों की तरह उभर रहे थे। उनकी आकृतियां धुंधली और हिलती डुलती नजर आ रहे थे। थॉमस का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को किनारे कर दिया और खुद को समझाया कि ये बस कोहरे का भ्रम है। लेकिन तभी उसे एक हल्की, लगभग सुनाई ना देने वाली आवाज आई, एक लौ की झिलमिलाहट। थॉमस जम गया, उसकी सांस गले में अटक गई। उसने कान लगाकर आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन कोहरे ने सब कुछ अस्पष्ट कर रखा था। तभी उसकी नजर के कोने से उसे एक धुंधली टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जो ठीक उसके आगे घने कोहरे में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। जिज्ञासा और भय उसके भीतर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन थॉमस प्रकाश के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। वो उसकी ओर चलने लगा। उसके पैर लगभग अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आता गया, मोमबत्ती पकड़े हुए आकृति उसे और स्पष्ट दिखाई देने लगी। प्रकाश में एक लंबा धुंधला सा साया दिखाई दिया, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था और उसके फैले हुए हाथ में मोमबत्ती तेजी से चल रहे थे। जैसे ही थॉमस उस आकृति के पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चारों ओर की हवा ठंडी होती गई। कोहरा इतना घना था कि वो अपने हाथ भी मुश्किल से देख पा रहा था।
मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रहे थे और नाच रहे थे, जिससे जमीन पर लंबी डरावनी परछाइयां बन रहे थे। थॉमस पीछे मुड़ना चाहता था, जितनी तेजी से हो सके भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके पैर उसे मोमबत्ती वाले आदमी के और करीब ले जा रहे थे। वो आकृति स्थिर रही, कब्र की तरह खामोश। उसका चेहरा अंधकार में एक खालीपन में डूबा हुआ था। जैसे ही थॉमस पास आया, मोमबत्ती वाले आदमी ने मोमबत्ती उसकी ओर बढ़ा दी, जिसकी लौ थॉमस की चौड़ी भयभीत आंखों में प्रतिबिंबित हुई। प्रकाश सम्मोहक था, उसे अपनी ओर खींच रहा था, जिससे उसके विचार सुस्त और शरीर भारी हो गया। अचानक लौ और तेज हो गई और थॉमस को अपनी नसों में एक झुलसा देने वाली ठंड का एहसास हुआ, जिससे वो जम सा गया। वो हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, मानो उसकी जान ही निकल रही हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके आसपास की दुनिया अंधेरे में डूब गई, जैसे उसकी आत्मा मोमबत्ती की लौ में समा गई हो। अंधेरा छाने से पहले थॉमस ने आखिरी चीज जो देखी वो कैंडलमैन का चेहरा था, या यूं कहें कि उसका चेहरा गायब था। हुड के नीचे केवल छाया ही छाया थी, एक गहरा अंतहीन शून्य जो सभी प्रकाश को निकलने लगता था। कैंडलमैन मुड़ा। मोमबत्ती अब पहले से कई अधिक तेज जल रहे थे और वो कोहरे में गायब हो गया। अपने पीछे थॉमस की आखिरी सांस की गूंज के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ गया। अगली सुबह गांव में घना दम घोटने वाला कोहरा छाया हुआ था, जो सामान्य से कहीं ज्यादा गुना अधिक था। गांव वाले अपने अपने काम में बिजी थे। तभी उन्होंने देखा कि चर्च की वेदी पर कुछ अजीब है। एक नई मोमबत्ती छोटी और साधारण सी स्थिर लौ के साथ चल रहे थे। मोम धीरे धीरे टपक रहा था, हर बूंद आंसू की तरह चमक रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि मोमबत्ती कहाँ से आई या कभी बुझती क्यों नहीं। गांव वाले थॉमस के गायब होने के बारे में दबी आवाज में बात करते थे, लेकिन किसी ने भी उस बात का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, जिसका उन्हें अंदर ही अंदर डर था। और इस तरह मोमबत्ती वाले आदमी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक चेतावनी भरी कहानी। गांव वाले अक्सर वेदी पर रखी मोमबत्ती को देखते हैं, जिसकी लौ बहुत धीमी गति से टिमटिमाती रहती, और मोम में फंसी उन आत्माओं के बारे में सोचकर कांप उठते हैं, जिनकी आवाज़ें हमेशा के लिए खो गई थीं। लेकिन रात में जब घना कोहरा छा जाता और गांव अंधेरे में डूब जाता, तो कुछ लोगों का दावा था कि उन्हें लौ की हल्की सी झिलमिलाहट सुनाई देती है और धुंध में एक धुंधली आकृति को हिलते डुलते देखा जा सकता है, जिसके हाथ में एक मोमबत्ती होती थी और खोई हुई आत्माओं के प्रकाश से जल रही होती थी वो मोमबत्ती। और उन पलों में गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और पर्दे कसकर खींच लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मोमबत्ती वाला आदमी उनके पास से गुजर जाए और वो रात के अंधेरे में गायब होने वाले अगले लोग ना बन जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एलेक्स अपने गांव में हमेशा से ही एक सिनिकल रहा था। एक ऐसा लड़का
जो अलौकिक और रहस्यमय कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसके लिए गांव वाले जो कहानियां अलाव के पास और सर्द सर्दियों की रातों में फुसफुसाते थे, वो महज भूत प्रेत की कहानियां थीं जो बच्चों को डराने के लिए गढ़ी जाती थीं। लेकिन जिस कहानी ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो थी ब्लैक हिल पर बने घर की कहानी। पहाड़ी पर टिकी एक ऐसी अंधेरी डरावनी इमारत जो गांव पर ऐसे मंडराती थे मानो कोई गिद्ध अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। गांव वालों का दावा था कि वो घर शापित था और उसमें प्रवेश करने की हिम्मत करने वालों की प्रताड़ित आत्माएं उसमें रहती थी। कहा जाता था कि वो घर जिंदों के डर से जीता था और जो भी मूर्खता से उसके अंदर कदम रखता था उसमें खो जाता था। एलेक्स के लिए ये अफवाह बस एक अफवाह ही थी, इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे घर की खोज करने की चुनौती दी तो उसने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। सबको गलत साबित करने का विचार उसे रोमांचित कर रहा था। वो ब्लैक हिल से सुरक्षित लौटने वाला था और अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर आने वाला था कि कैसे उसने उन डरों पर विजय प्राप्त की जिन्होंने पीढ़ियों से गांव को जकड़ रखा था। जैसे ही गांव पर शाम का अंधेरा छाने लगा और चारों ओर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, एलेक्स ब्लैक हिल की ओर चल पड़ा। रास्ता ढलानदार और घुमावदार था और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रहे थे। अंधेरा होते आसमान के सामने एक विशाल आकृति की तरह घर दिखाई दे रहा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी, मानो बेजान आंखें उसे घूर रही हों और उसकी दीवारें लता से ढकी हुई थी, मानो उनमें एक अलग ही जिंदगी हो। जब एलेक्स मेन द्वार के पास पहुंचा तो एक पल के लिए वो रुक गया। घर के चारों ओर छाई अजीब सी खामोशी को महसूस करते हुए नीचे बसा गांव अब बहुत पीछे छूट चुका था। पेड़ों के बीच से घर की रोशनी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। वो यहाँ तक आ चुका था, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। जंग लगे कब्जों पर दरवाज़ा चड़मड़ाया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, जिससे दीवारें हिल गईं। एलेक्स घूमा, लेकिन दरवाज़ा अब बंद था। हैंडल उसके हाथ में ठंडा और बेजान था। घर के अंदर की हवा घनी और सीलन भरी थी। सड़न और क्षय की गंध से भरी हुई लकड़ी के फर्श उसके पैरों के नीचे चड़मड़ाए और दीवारें मानो करहा रहे थे, मानो घर जिंदा हो और उसकी उपस्थिति से अवगत हो। निडर होकर एलेक्स घर के अंदर की ओर गहराई में चला गया। अंदर अंधेरा था, एकमात्र रोशनी धुंधली खिड़कियों से छन कर आती वही रोशनी थी। धूल हवा में फैली हुई थी और मकड़ी के जाले कोनों पर पुराने पर्दों की तरह लटके हुए थे। जैसे जैसे वो चलता गया उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। खाली गलियारों में गूंजते कदमों की आहट, दीवारों से आती हुई फुसफुसाहट और फर्श पर किसी चीज के घिसटने की हल्की सी आवाज। जैसे जैसे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता, घर का लेआउट बदलता हुआ प्रतीत होता। जो गलियारे प्रवेश द्वार की ओर जाने चाहिए थे वो अब अपरिचित रास्तों में मुड़ते घुमड़ते नजर आ रहे थे।
जो दरवाजे कुछ पल पहले खुले थे वो अब बंद थे, और जहां पहले कोई दरवाज़ा नहीं था वहां अब नए दरवाजे दिखाई देने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो घर एक जिंदा सांस लेता हुआ प्राणी हो, जो उसे अपने भूल भुलैया नुमा आंतरिक भाग में फंसा रहा हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया एलेक्स का आत्मविश्वास कम होता गया। फुसफुसाहटें तेज और जोरदार होती गईं और घर में मानो एक भयानक ऊर्जा का संचार हो रहा था। दीवारें कांपने और चरमराने लगीं। उसके नीचे की जमीन उसकी तेज धड़कन के साथ तालबद्ध रूप से कांप रहे थे। घर उसके डर से ऊर्जा ग्रहण कर रहा था, उसके बढ़ते डर से शक्ति खींच रहा था। आखिरकार एलेक्स को तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां मिल गई। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर वो हिचकिचाया और नीचे अंधेरे में झांका। तहखाने से आती हवा नम और ठंडी थी, जिसमें सड़न की हल्की सी गंध थी। वो जानता था कि घर में जो भी रहस्य छिपे हैं वो सबसे नीचे गहराई में ही हैं। एक गहरी सांस लेकर एलेक्स सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके वजन से सीढ़ियां चड़मड़ा उठीं और जैसे जैसे वो नीचे जाता गया हवा और ठंडी होती गई। वो नीचे पहुंचकर खुद को एक विशाल गुफा जैसे कमरे में पाया। दीवारें नमी से तर थी और फर्श पर चिपचिपाती काली कीचड़ की पतली परत जमी हुई थी। तभी उसको इसका एहसास हुआ। एक ठंडी चिपचिपी लता उसके पैरों से छू रहे थे। उसने दहशत से नीचे देखा तो पाया कि फर्श खुद हिलने लगा था। कीचड़ जिंदा मांस की तरह मरोड़ रहा था और कुंडली मार रहा था। उसके अंदर दहशत फैल गई और वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके नीचे की जमीन फट गई और नुकीले टेढ़े मेढ़े दांतों से भरा एक भयानक मुंह दिखाई दिया। उसके चारों ओर की दीवारें कांप उठी। मांस जैसी दिखने वाली वो चीज एक घिनौनी लय में धड़क रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई, क्योंकि मुंह उसके चारों ओर बंद होता चला गया और उसे घर की गहराई में खींच ले गया। घर ने उसे अपने भीतर समा लिया, उसे अपनी बनावट में जोड़ लिया। उसका शरीर दीवारों और फर्श के साथ एक हो गया। उसकी चीखें घर में गूंजती आवाज़ों के समूह में मिल गई। यातनाग्रस्त आत्माओं का एक ऐसा कोलाहल जो हमेशा के लिए उसकी जिंदा सांस लेती सीमाओं में कैद हो गया था। अगली सुबह ब्लैक हिल पर स्थित वो घर खामोश और शांत खड़ा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी। गांव वाले जो कुछ घटित हुआ उससे अनजान उस घर के भय में जी रहे थे। उसका श्राप अब भी बरकरार था और वो घर इंतजार कर रहा था। उसकी भूख फिलहाल तो शांत हो गई थी, लेकिन वो हमेशा अपने अगले शिकार को लेने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। उज्जवलपुर देशी रियासतों में से एक था, जहां कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए रात के समय मशालें जला ली जाती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशन रहते, इसलिए इस रियासत का नाम उज्जवलपुर पड़ गया था। उज्जवलपुर यूं तो राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे महत्वपूर्ण बनाती थी।
वो है अमावस के दिन गांव के सभी लोगों का घर से ना निकलना। अमावस के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते हैं मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। पुराने समय में जो गांव में बिजली नहीं होने के बाद भी रोशनी हुआ करते थे, वही गांव अब बिजली होने के बाद भी अमावस्या के दिन रात को अंधकार में डूबा रहता। घरों से भी रोशनी की कोई किरण निकलती नहीं नजर आती। उज्जवलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती। सोनी सड़कें, शांत माहौल और साए साए करती हवाएं दिल दहला देती। हवा चलने से बरगद के पेड़ के पत्तों की कड़कड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक आवाज करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज गांव वालों के दिल में डर पैदा करते। सूर्यवीर हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल उज्जवलपुर आता और हर साल ही अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। वो अब एक सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी। वो अक्सर अपने नाना नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न किसी बहाने से उसकी बात टाल ही दिया करते थे। सूर्यवीर भी कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अमावस्या की रात थी। सूरज डूबने से पहले ही गांव के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके थे। सूर्यास्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, जिसे देखकर घर वाले डर गए। वो सूर्यवीर से विनती करने लगे कि वो टॉर्च तुरंत ही बंद कर दे। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे उसकी नानी ने घुटने टेक दिए। नानी उसे कहानी सुनाने को तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान राम का नाम लिया और फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग घर के हर स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जमुना देवी का जीवन संकटों में भर गया। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगा ली। कुछ भले मानस उनकी मदद करने के लिए उनसे चूड़ियां खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, अमावस के दिन सुगना सुबह ही चूड़ियां खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। सुगना के दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने दरवाज़ा खोला, उनकी सुगना पर नज़र पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसकी जान निकल गई। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमुना देवी डाकन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ एक तो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गांव वालों के मन में डर पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस के दिन ही जब जमुना देवी सुबह अपने घर से पानी भरने के लिए निकली, तब उनकी पहली नज़र पेड़ पर पड़ी
जहाँ बैठी चिड़िया उनकी नज़र पड़ते ही ज़मीन पर आ गिरी और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठे बुधिया ने ये नज़ारा देखा और वहाँ से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में हाथ भरता हुआ यही कहता जाता, डाकन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। सबने तय किया कि आज इस डाकन की जीवन लीला खत्म ही कर देंगे। सब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए। उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने ही गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी डाकन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखे। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने ये मान्यता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को देखकर भोला, जो कि 12 साल का बच्चा था, अपने पत्थर फेंकते पिता से पूछने लगा, अम्मा जी को क्यों मार रहे हो? तो भोला के पिता ने कहा, बेटा ये औरत मनहूस है, इसकी नज़र पड़ते ही किसी की भी मौत हो जाती है। आज ही एक चिड़िया इसकी नज़र से मर गई। तो इस पर भोला बोला, पर बाबा वो चिड़िया तो मेरे निशाने से मरी थी। भोला की बात सुनकर अचानक पथराव करने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सभी भोला की ओर आ गए। तभी साधु ने कहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो भोला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। कहता हुआ भोला दौड़कर पेड़ के नीचे से मरी हुई चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया के पंख पर भोला की बंदूक के छलके का निशान था। लहूलुहान चिड़िया को देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जमुना देवी को तुरंत रस्सियों से खोल दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जमुना देवी मारी जा चुकी थी। साधु अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जमुना देवी डाकन नहीं थे। वो गांव वालों से बोला, सुखिया की औरत भी तो इसकी नज़र पड़ते ही मर गई थी। गांव वालों की भीड़ से दूर खड़ा सुखिया सारा तमाशा देख रहा था। गांव वाले सुखिया के पास गए। वो उससे पूछने लगे, सुखिया तेरी औरत की मौत कैसे हुई? तो इस पर सुखिया बोला, उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान है। मरने से एक रात पहले उसने मुझसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाने को कहा था। मैंने उसे रुपए देकर कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ अपनी चूड़ियाँ खरीद लेना। उसका उतावलापन ही उसे अगली सुबह जमुना देवी के घर ले गया। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने पर उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक अमावस के दिन सभी लोग घरों में अंधकार में रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमुना देवी की आत्मा आज भी गांव में घूमती है अपना बदला लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद सूर्यवीर की आंखें भर आई। उसने ये तय किया कि आने वाली अमावस्या की काली अंधेरी रात को दीपों की जगमगाहट से वो ज्वलपुर को रोशन कर देगा। उसकी इस बात का समर्थन घर वालों ने भी किया और फिर अगली अमावस को पूरे गांव को दिया जलाकर उज्जवल कर दिया गया और उज्जवलपुर फिर से उज्जवल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें
और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।